Hello and welcome to all. Hope you all are doing great. So बच्चा पार्टी वी आर बैक विथ अवर रिवीजन सेशन ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 दैट इज स्ट्रेटजिक चॉइसेस। अभी तक हमने चैप्टर 1 में विजन मिशन गोल्स ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ा था। सेकंड में हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की एनालिसिस समझी थी। थर्ड में हमने इंटरनल एनवायरनमेंट की एनालिसिस समझी थी। अब फोर्थ चैप्टर में हम स्ट्रेटजिक चॉइसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी कब चूज़ की जाती है। एंड आई होप यू ऑल नो कि हम जो भी पॉइंट्स यहाँ हाईलाइट करते हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। हाँ, ये होता है कि कभी कभी कोई टॉपिक जो ऐसा हो ना जिसका हर एक एक पॉइंट हाईलाइट हो जाए, बिकॉज वो पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत से स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि अब पूरा ही हाईलाइट हो गया तो पढ़ना क्या है। सो हमें पढ़ना पूरा है, बिकॉज एग्ज़ाम में जाने के बाद ना ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक एक पॉइंट याद आए। सो एटलीस्ट ट्राई करो कि जितना हाईलाइट किया है सब पढ़ के जाओ ताकि मैक्सिमम पॉइंट्स आपको एग्जाम में याद आए। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैंने इंट्रोडक्शन में टाइम वेस्ट नहीं किया बिकॉज ये रिवीजन सेशन है। ऑल्सो स्ट्रेटजिक चॉइसेस में हम डायरेक्ट जो स्ट्रेटजीज चूज़ करते हैं उस पर आने वाले हैं। यहाँ पे जब मेन चीज़ जो है वो हाईलाइट कर रही हूँ। आपको ये दो नाम याद रखने होंगे, विलियम एंड लॉरेंस। क्यों? क्योंकि हम अभी जो स्ट्रेटजीज पढ़ने वाले हैं वो स्ट्रेटजी इन्होंने ही दी है, इन्होंने ही डिस्कस की है। अब ये चार कौन से स्ट्रेटजीज है ये हम आगे फिर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज अ फर्म कैन अडॉप्ट मे बी क्लासिफाइड इनटू 4 ब्रॉड कैटेगरीज: स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। सो इन चारों स्ट्रेटजीज का एक बेसिक फीचर, इनका एक ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद इन्हें हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी में ना फर्म अपने करेंट बिजनेस के ही साथ चलता है। जो करेंट प्रोडक्ट मार्केट है वो सब सेम सिमिलर रहते हैं, कोई चेंजेस नहीं करता। दैट इज़, अगर आप इसे पीएलसी से कनेक्ट करके सोचो, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से, तो मैच्योरिटी स्टेज, जब एक बार आप मैच्योरिटी स्टेज में पहुंच जाओ ना, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस स्टेबल रहना है, वहाँ पे टिके रहना है, आपको कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। तो स्टेबिलिटी। देन एक्सपेंशन, एकदम सिग्निफिकेंट ग्रोथ चाहिए आपको, अचानक से ऐसा चाहिए कि बस मेरा बिजनेस जस्ट डबल हो जाए, तो इन्वेस्टमेंट भी तो डबल करनी पड़ेगी, नए बिजनेस लाने पड़ेंगे जो चाहे एग्जिस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड हो या अनरिलेटेड हो। रिट्रेंचमेंट एक्टिविटी, जब आप पीएलसी में डिक्लाइन वाले स्टेज में आते हो ना, तब आप रिट्रेंचमेंट का यूज़ करते हो। रिट्रेंचमेंट मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बिजनेस या पूरे बिजनेस को सेल आउट कर देना या लिक्विडेट कर देना। और कॉम्बिनेशन मतलब ये ऊपर जो आपने अभी 3 स्ट्रेटजीज पढ़ी, इन तीनों को कंबाइन करते हुए इनका कॉम्बिनेशन बनाना एक, और ऐसे ही बस लगा कि नहीं नहीं चलो इनको कंबाइन कर देते हैं, नहीं। आप पहले कुछ कॉम्बिनेशन बनाओगे, फिर उसके बेसिस पे आप कॉम्बिनेशन बनाओगे कि कौन कौन सी स्ट्रेटजी हमें अप्लाई करनी है। आई होप आपको एक ये बेसिक ओवरव्यू समझ आ गया है। सो चलो स्टार्ट करते हैं विद स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गोल होता है एक बिजनेस एंटरप्राइज का, कि वो स्टेबिलिटी ला सके। क्या में? टू सेफगार्ड इट्स एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ। अब तुम अपने एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ को स्टेबल रख पाओगे, दैट इज़ वो फ्लक्चुएट नहीं कर रही होगी, तो तुम प्रॉपरली जो भी तुम्हारी वेल स्टेब्लिश्ड और टेस्टेड ऑब्जेक्टिव्स थी उन्हें परस्यू कर पाओगे। साथ ही साथ अब तुम सही तरीके से इंटरेस्ट और से स्ट्रेंथ मैनेज कर पा रहे हो, तुम अच्छा एक ऑब्जेक्टिव फॉलो कर पा रहे हो, तो तुमने जो बिजनेस पाथ चूज़ किया था तुम वो कंटिन्यू भी कर पाओगे, मेंटेन कर पाओगे ऑपरेशनल एफिशिएंसी, साथ ही साथ कंसोलिडेट कर पाओगे अपनी कमांडिंग पोजीशन को जो तुम ऑलरेडी रीच कर चुके हो। अब ऐसा क्यों लिखा है कमांडिंग पोजीशन ऑलरेडी रीच्ड? हमने अभी क्या समझा था ओवरव्यू लेते वक्त, कि स्ट्रेटजी, ये स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी हम तब लगाते हैं जनरली जब हम मैच्योरिटी स्टेज में पहुंच जाते हैं। दैट इज़, हमने जो पोजीशन ऑलरेडी पहुंच चुकी है, हमने जो पोजीशन एक्वायर कर ली है, और उस पर पहुँच के ऑप्टिमाइज करना रिटर्न्स ऑन रिसोर्सेज कमिटेड इन द बिजनेस। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, कुछ भी पूछे, केस स्टडी हो, तो ये पॉइंट तो लिखना ही लिखना है। बाकी अगर क्वेश्चन में अब और कोई क्वेश्चन चीज़ पूछी हो, लाइक करेक्टरिस्टिक बनाओ, इंपॉर्टेंस बताओ, तो वो बताओगे, बट ये तो शो करना ही है। एक फर्म स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी कब परस्यू करती है? जब वो चाहे कि उसे सिर्फ एक सेम सिमिलर मार्केट में ही कंटिन्यू करना है, कोई नए मार्केट में नहीं जाना, या उसे डील करना है इन सेम और सिमिलर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, या वो उसकी क्या कहते हैं, उस फर्म की जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी मैच्योरिटी स्टेज ऑफ पीएलसी में पहुंच चुकी है,
या जिनके पास ऑलरेडी सफिशिएंट मार्केट शेयर है। बस अब तुम्हें उसे रिटेन करते चलना है ताकि कोई दूसरा आके तुमसे छीन ना ले। ये पॉइंट ना बेसिकली हम छोटा सा ओवरव्यू देते हुए लिखेंगे, बट ये नीचे यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है मेजर रीजंस फॉर स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी की? कि फर्म ऑप्ट करती है कि वो रहे विद इन द सेम बिजनेस, सेम प्रोडक्ट मार्केट पोस्चर फंक्शन, और मेंटेन करे सेम लेवल ऑफ एफर्ट्स, जैसा कि हमने ओवरव्यू में देखा है। फिर इसका मेन फोकस होता है टू एनहेंस फंक्शनल एफिशिएंसी इन अ इंक्रीमेंटल वे थ्रू बेटर डिप्लॉयमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। आप कोई नया रिसोर्स अगर ला के नहीं लगा रहे हो, जो पहले से था वही है, बस उसे थोड़े बेटर वे पे डिप्लॉय कर रहे हो, अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो, जिससे एफिशिएंसी बढ़ रही है। इसमें तुम अपने बिजनेस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे होते हो, उसको कुछ रीडिफाइन नहीं कर रहे होते हो, नया बिजनेस नहीं बना रहे होते हो, जो बिजनेस है वही है। बस तुम ये सोचते हो कि हमें कुछ चेंज नहीं करना, हम स्टेबल रहेंगे। इट इज सेफ स्ट्रेटेजी दैट मेंटेन स्टेटस को, मतलब किसी चीज़ के करेंट स्टेट को मेंटेन रखना। अब तुम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हो तो तुम्हें कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि तुम ऑलरेडी मैच्योरिटी स्टेज में पहुंच चुके हो। दिस लीड्स टू बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसेस, इससे तुम्हारी कोर कॉम्पिटेंसेस बनती है। ये मॉडेस्ट ग्रोथ ऑब्जेक्टिव होती है, मतलब जिस फॉर्म को ज़्यादा तामझाम नहीं चाहिए ना, एक नॉर्मल वे में काम करना है, वो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी को परस्यू करते हैं। मेजर रीजंस क्या होते हैं, मतलब मेनली करोगे क्यों तुम स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी को परस्यू? सबसे पहला, तुम्हारी प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज में पहुंच चुकी है, इतना तुम्हारा प्रोडक्ट सही से मार्केट ने कंज्यूम कर लिया है, उसकी हैबिट बना ली है कि अब तो तुम्हारा स्टाफ भी उसके साथ कंफर्टेबल हो गया है। क्यों? क्योंकि उसमें चेंजेस नहीं करने हैं, उसमें रिस्क नहीं है। फिर तुम्हें दिख रहा है जैसा एनवायरनमेंट सिचुएशन है अभी, उस सिचुएशन में अगर तुमने कुछ भी इधर उधर करने की कोशिश की, तुमने एक्सपेंड करने का सोचा, तो वो बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग होगा। तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी स्टेबल है तो तुम भी स्टेबल ही रहो। अब तुम एक पॉइंट तक ऑलरेडी एक्सपेंशन कर चुके हो, तभी तो तुम मैच्योरिटी स्टेज में पहुंचे हो ना। तो अब योर फोकस शुड बी ऑन स्टेबलाइजिंग एंड कंसोलिडेटिंग योर पोजीशन, जहां तुम पहुंच चुके हो। और इसी के साथ हमारी स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी खत्म होती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ना एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी, जिसे हम पहले चार्ट से देखेंगे, उसके बाद हम जाके उसे प्रॉपर पढ़ेंगे। अब ये तुम्हारी एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। देन इंटरनल भी इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन के होते हैं 3 टाइप्स, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब ये ना तुम्हें नाम से ही समझ आएगा। देखो पहले बाकी के दो समझो। क्या कह रहा है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब सिर्फ प्रोडक्ट डेवलप करना, न्यू प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट वही है, सिर्फ प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो, इसलिए नाम भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट नया है, प्रोडक्ट वही है, इसलिए नाम मार्केट डेवलपमेंट है। वहीं मार्केट पेनिट्रेशन मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट। बस अब तुम दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करोगे कि अपना सेल्स कैसे बढ़ाएं, शेयर कैसे बढ़ाएं। यहाँ पे एज सच तुम कोई एक्सपेंशन नहीं कर रहे हो। देन डाइवर्सिफिकेशन में प्रोडक्ट भी नया, मार्केट भी नया। सी इंटेंसिफिकेशन में कोई एक चीज़ नहीं होगी, या तो दोनों ही नई नहीं होगी। डाइवर्सिफिकेशन में दोनों चीज़ें नहीं होंगी। ये होते हैं 3 टाइप के, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लोमरेट एंड इनोवेशन। एंड देन कॉन्सेंट्रिक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल फॉरवर्ड हो सकता है, बैकवर्ड हो सकता है। वर्टिकल क्या होता है? जब तुम सप्लाई चेन के विद इन रहो ना, सप्लाई चेन के विद इन रह के ही आगे पीछे बढ़ो। दैट इज़, मान लो तुम टायर मैन्युफैक्चर करते हो, ठीक है। अब तुम्हें रॉ मेट में लगता है रबड़ अभी तुम सामने वाले से खरीद के लाते थे, कल को अब तुमने एक्सपेंड किया अपना बिजनेस और तुमने रबड़ का भी बिजनेस चालू कर दिया, रबड़ मैन्युफैक्चरिंग का। दैट इज़, तुम जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो, तुम उसके रॉ मेट का भी प्रोडक्शन चालू कर दिए। ये होगा तुम्हारा बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन, सॉरी डाइवर्सिफिकेशन। वहीं अगर तुम अभी टायर बनाते थे, अब तुमने टायर से ना कार बनाने का बिजनेस चालू कर दिया, या अभी तक तुम सिर्फ टायर बना के मेन मैन्युफैक्चरिंग का काम करते थे, अब तुमने उसमें ट्रेडिंग चालू कर दी, तुमने जगह जगह अपने स्टोर्स खोल दिए। ये हो गया तुम्हारा फॉरवर्ड वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन। तो वर्टिकल में हम सेम सप्लाई चेन के बीच घूमते हैं। ये तुम्हारा बैकवर्ड, फॉरवर्ड, यहाँ तुम हो या तो इधर जाओगे या तो इधर आओगे। और हॉरिजॉन्टल मतलब सेम प्रोडक्ट लाइन, सेम सप्लाई चेन में ना होके ये प्रोडक्ट, सिमिलर प्रोडक्ट्स, जैसे एग्जांपल दिया है यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस और ऑटो इंश्योरेंस।
ये इंश्योरेंस ही है, एक ही लाइन में आएगा, बट हेल्थ इंश्योरेंस अलग है, ऑटो इंश्योरेंस अलग है, ये सेम लाइन में आ रहे हैं। ये होते हैं तुम्हारे हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। इसमें जो तुम्हारा प्रोडक्ट होता है ना वो कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है थ्रू पीटीएम। पीटीएम क्या होता है? प्रोसेस टेक्नोलॉजी मार्केट। बिजनेस ऑपरेटिंग एट सेम स्टेज। सेम स्टेज में दोनों बिजनेस, हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, ऑटो इंश्योरेंस ले लो, है तो सेम स्टेज पे ही ना। देन कम्स योर कॉन्ग्लोमरेट। जैसे कॉन्सेंट्रिक में तुम्हारा प्रोडक्ट रिलेटेड होता है एक दूसरे से थ्रू पीटीएम, नॉट जस्ट हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल में भी तुम्हारा प्रोडक्ट रिलेटेड होगा थ्रू पीटीएम। वहीं कॉन्ग्लोमरेट में किसी भी तरह का रिलेशन नहीं होगा। जो तुम्हारा न्यू प्रोडक्ट होगा उसका तुम्हारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से कोई लिंक नहीं होगा, वो उससे डिसजॉइंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी कोई क्लॉथ मैन्युफैक्चरर था, कल को जाके उसने एक्सपेंड किया और वो आ गया टेबल वेयर प्रोडक्ट्स की बिजनेस पे। अभी तक वो सिर्फ क्लॉथ मैन्युफैक्चर करके बेचता था, अब वो टेबल वेयर्स प्रोडक्ट को जो मैन्युफैक्चर करके बेचेगा, दैट इज़ डिनर सेट्स, कप्स। ये दोनों क्या एक दूसरे से किसी भी तरह से रिलेटेड है? नहीं है। तो इसे हम बोलेंगे कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। और वहीं इनोवेशन है। इनोवेशन को पता नहीं डाइवर्सिफिकेशन में क्यों दिया है, इट्स बेसिकली अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन को या प्रोसेस को अपग्रेड करना। इसी के साथ हमने इंटरनल जो है एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज उसे कंप्लीट कर लिया। नाउ एक्सटर्नल। एक्सटर्नल होते हैं दो टाइप्स के, मर्जर एक्विजिशन एंड अलायंस। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि मर्जर एक्विजिशन अलायंस क्या होता है। एज फॉर नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट अभी हम बस टाइप्स समझ रहे हैं। मर्जर एक्विजिशन भी अगेन वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कोजेनरिक, कॉन्ग्लोमरेट। ये जो कोजेनरिक है और यहाँ जो अभी हमने कॉन्सेंट्रिक पढ़ा, दोनों का मीनिंग सेम है, बस नाम अलग अलग कर दिया है दोनों जगह। कोजेनरिक में इन सम वे और अदर प्रोडक्ट एक दूसरे से रिलेटेड होता है, इन सम वे और अदर का सिमिलर सिंपल सा मीनिंग है यहाँ पे पीटीएम, प्रोसेस टेक्नोलॉजी मार्केट। और कॉन्ग्लोमरेट तो हमें पता ही है, नो लिंकेज। नाउ अलायंस क्या होती है ये हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें समझना है अलायंस के एडवांटेज, जिसे लर्न करने का कीवर्ड है हमारे पास, एक्रोनीम है हमारे पास ईसॉप। ईसॉप क्या? फर्स्ट एडवांटेज होगा इकोनॉमिक, सेकंड होगा स्ट्रेटेजिक, थर्ड होगा ऑर्गेनाइजेशनल, फोर्थ पॉलिटिकल। लेट्स डिस्कस देम इन डिटेल और लेट्स जस्ट सी देम। इकोनॉमिकली हमें क्या बेनिफिट मिलेगी? रिड्यूस्ड कॉस्ट मिलेगा, रिस्क रिड्यूस हो जाएगी, हम इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अचीव कर पाएंगे, हमें को स्पेशलाइजेशन की बेनिफिट मिलेगी। तो वहीं स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो अलायंस होती है, दो लोगों के बीच तो अलायंस होगी ना, वो अभी कम्पीट कर रहे थे बट अलायंस फॉर्म कर लिया, तो अब वो एक दूसरे से कोऑपरेट कर रहे हैं इंस्टीड ऑफ कम्पीटिंग, जिससे उन्हें कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल रही है, उन्हें एक्सेस मिल जा रहा है न्यू टेक्नोलॉजी से और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। अब तुम अकेले बैठ के कुछ रिसर्च कर रहे हो और वहीं तुम 100 लोगों के साथ बैठ के रिसर्च कर रहे हो, तो डिफरेंस तो होगा ही। देन ऑर्गेनाइजेशन बेसिस पे क्या बेनिफिट होंगे? तुम लर्न कर पाओगे, नेसेसरी स्किल्स ऑब्टेन कर पाओगे, कैपेबिलिटीज़ एनहेंस कर पाओगे, प्रोडक्शन कैपेसिटी प्रोवाइड कर पाओगे, एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। और जब तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान के साथ, एक अच्छे फॉर्म के साथ अलायंस फॉर्म करते हो, तो उससे तुम्हें मिलती है लिजिटिमेसी एंड क्रेडिबिलिटी। देन एट लास्ट पॉलिटिकल एडवांटेज क्या होगा? बहुत बार ना तुम किसी फॉरेन कंट्री के, किसी फॉरेन मार्केट, फॉरेन पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस फॉर्म करते हो ताकि तुम्हें एंट्री मिल पाए वहाँ के फॉरेन मार्केट पे। अब उसके लिए अलायंस की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? हो सकता है कोई लोकल प्रिजुडाइस हो, कुछ लीगल बैरियर्स आ रहे हो जिसकी वजह से तुम्हें अलायंस फॉर्म करनी पड़ी हो। जब अलायंस फॉर्म होगी सिर्फ तभी तुम एंटर कर सकते हो वो मार्केट। इससे तुम्हारा ना ओवरऑल इन्फ्लुएंस और पोजीशन इंप्रूव होता है। अब मान लो तुम किसी ऐसे इंसान के साथ काम कर रहे हो जिसकी खुद की पोजीशन बहुत अच्छी है, जिसका खुद का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो तुम्हारा भी उतना इन्फ्लुएंस होगा। नाउ लेट्स स्टडी कि ये ग्रोथ एक्सपेंशन स्ट्रेटजी क्या होती हैं। Growth expansion strategy is implemented by redefining the business, by enlarging the scope of business and substantially increasing investment in the business. So basically यहाँ पे आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। आप चाहो तो इस पॉइंट को भी एक बार गो थ्रू कर सकते हो। यहाँ पे बेसिकली ये लिखा है कि ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रेटजी क्या होती है। तो हमारा बिजनेस का रीडिफाइनिंग होता है, हम बिजनेस रीडिफाइन करते हैं, हम प्रॉपर एक नया बिजनेस फॉर्म करते हैं। तो कैसे? एक नया स्कोप ऐड करके, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करके। ये बहुत डायनामिक होता है, वीगर होता है, प्रॉमिसिंग होता है और इससे सक्सेस भी उतना ही मिलता है। ये स्ट्रेटजी एंटरप्राइज को, ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसी पाथ पे ले जाती है ना जो फुल ऑफ प्रॉमिसेस और पिटफॉल्स होती हैं।
तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? सबसे पहला जो अभी हमने पढ़ा, इन्वॉल्व्स रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस। अपोजिट होती है ये स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी से। कैसे? तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी में तुम्हारे रिवॉर्ड्स भी लिमिटेड होते हैं, तो वहीं एक्सपेंशन स्ट्रेटजी में रिवॉर्ड्स हाई होते हैं। अब जहाँ रिवॉर्ड्स लिमिटेड हैं तो स्टेबिलिटी में तुम्हारे रिस्क भी लिमिटेड होंगे, बट वहीं एक्सपेंशन में रिस्क भी हाई होते हैं। और ये क्वेश्चन आता है, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे तुम्हें बिजनेस की ग्रोथ देखने को मिलती है। जिनको एक मैमथ ग्रोथ एम्बिशन होती है ना, जो एकदम अच्छी खासी ग्रोथ चाहिए, वो एक्सपेंशन स्ट्रेटजी की तरफ जाते हैं। इससे तुम रिन्यू करते हो अपने फर्म को। कैसे? तो थ्रू फ्रेश इन्वेस्टमेंट। ये बहुत ही ज़्यादा वर्सटाइल होता है, ये तुम्हें ऑफर करेगा सेवरल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन फॉर ग्रोथ। फिर जैसा कि हमने चार्ट में देखा, इसके दो मेन चीज़ें क्या होती है, इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। मेजर रीजंस क्या होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ स्ट्रेटजी की तरफ कब जाएगा? जब उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पेरेटिव हो जाए, ज़रूरी हो जाए, और उससे एनवायरनमेंट डिमांड करे कि अब तो तुम्हें चेंजेस लाने होंगे, वरना इस बिज़नेस के सहारे तुम नहीं जा सकते आगे। अब जो स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा है, उन्हें भी एक अच्छी खासी ग्रोथ चाहिए, तो वो इस तरफ आएंगे, वो एक्सपेंशन की तरफ आएंगे। एक्सपेंशन से एक तुम्हें ग्रेटर कंट्रोल मिल सकता है मार्केट की तरफ, उसके कॉम्पिटिटर की तरफ। तुम्हें एडवांटेज मिलेगी ऑफ एक्सपीरियंस कर्व और स्केल ऑफ ऑपरेशंस। इससे तुम इंटेंसीफाई कर सकते हो, वही इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, एक्वायरिंग, मर्जिंग बिजनेस। अब ये टाइप्स हमने ग्राफ के थ्रू डिस्कस किया ही है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिखना है। इंटेंसिफिकेशन का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन ट्राई कर रही है कि वो ग्रो कर पाए इंटरनली, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अपने ऑपरेशन को और इंटेंस बना के। कैसे? तो या तो वो मार्केट पेनिट्रेशन करेगी, मार्केट डेवलपमेंट करेगी, या प्रोडक्ट डेवलपमेंट करेगी। सबसे पहले मार्केट पेनिट्रेशन, ये सबसे ज़्यादा कॉमन एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी है। मार्केट पेनिट्रेशन या कंसंट्रेशन, देखो नाम क्या है, पेनिट्रेशन या कंसंट्रेशन ऑन द करेंट बिजनेस। अपने करेंट बिजनेस पे अच्छे से कंसंट्रेट करो, उसे बढ़ाओ। फर्म अपने रिसोर्सेज को प्रॉफिटेबल ग्रोथ की तरफ भेजती है इससे। कैसे? वो प्रोडक्ट के रेंजेस बढ़ा देगी, वो उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ा देगी, उसे एक्सेसिबल बना देगी। तो वही मार्केट डेवलपमेंट में हम न्यू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे तो डील करते हैं, बट हमारा मार्केट न्यू होता है, जो कस्टमर से हम डील करने वाले हैं वो न्यू होता है। तुम चेंज कर सकते हो अपना कंटेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग या प्रमोशनल मीडिया। फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में तुम अपने प्रोडक्ट को सब्सटेंशियली मॉडिफाई करते हो, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसी में कुछ चेंजेस करते हो, या फिर एक नया बट उस पुराने प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई एक प्रोडक्ट बनाते हो। देखो अब पेनिट्रेशन में तुम्हारा फोकस कहाँ होता है कि तुम मार्केट शेयर बढ़ा सको, प्रोडक्ट की यूसेज बढ़ाओ, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, उसकी क्वांटिटी बढ़ाओ, उसके लिए नए एप्लीकेशन तरीके खोजो कि कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ये यूज़ हो तो ज़्यादा बिके। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में तुम प्रोडक्ट में फीचर्स ऐड करते हो, प्रोडक्ट को रिफाइन करते हो, न्यू जनरेशन प्रोडक्ट लाते हो। जैसे तुमने देखा होगा मोबाइल की एक ही सीरीज़ के कितने सारे फ़ोन्स आते हैं। न्यू प्रोडक्ट बनाते हो सेम मार्केट के लिए। मार्केट डेवलपमेंट में तुम जियोग्राफिकली एक्सपेंड करते हो, दैट इज़ अगर आज तुम एक पर्टिकुलर शैम्पू बेच रहे हो तो तुम वही शैम्पू बेच रहे हो, तुम आज एक जो फ़ोन बेच रहे हो वही फ़ोन बेच रहे हो, बस अभी तक तुम इंडिया में बेच रहे थे, अब तुम कहीं और भी जाके बेच रहे हो। वहीं डाइवर्सिफिकेशन में नए प्रोडक्ट नए मार्केट होते हैं, जो कि चाहे रिलेटेड भी हो सकते हैं, अनरिलेटेड भी हो सकते हैं। एक्सपेंशन और ग्रोथ थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। अब ये तुम्हें लगेगा क्या मजाक हो रहा है, जब फर्म ट्राई करती है टू एक्सपेंड बाय डाइवर्सिफाइंग तो उसे हम कहते हैं ग्रोथ बाय डाइवर्सिफिकेशन। ये हमारी इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजी होती है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफर करती है ग्रेटर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी देन इंटेंसिफिकेशन। ऑब्वियस सी बात है, इंटेंसिफिकेशन में तुम किसी एक ही चीज़ को अफेक्ट कर रहे हो या किसी को नहीं कर रहे हो, बट डाइवर्सिफिकेशन में तुम पूरी तरह से अफेक्ट करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंट्री होती है नए प्रोडक्ट की या प्रोडक्ट लाइंस की, नए सर्विसेज की, नए मार्केट की, जिसकी वजह से एक सब्सटेंशियल डिफरेंट स्किल, टेक्नोलॉजी, नॉलेज तुम्हें लाना होता है, इन्वॉल्व करना होता है। जब कोई एक स्टेब्लिश्ड फर्म इंट्रोड्यूस करती है एक नया प्रोडक्ट जिसका लिटिल या किसी भी तरह का प्रेजेंट प्रोडक्ट लाइन से कोई भी कनेक्शन नहीं होता, दैट इज़ पूरी तरह से वो अलग होता है, उसका पीटीएम उससे सेम नहीं होता, तब हम उसे कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। देखो क्या, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट मार्केट सब चीज़ें अलग होती है। इसे हमने क्या समझा था, पीटीएम, प्रोसेस मार्केट टेक्नोलॉजी। और कुछ लोगों के लिए डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है ना, अभी जो हमारे पास एग्जिस्टिंग फैसिलिटी कैपेबिलिटी है उसे ही बहुत ही इफेक्टिव और एफिशिएंट वे पे यूटिलाइज करो।
अनदर एक रीज़न होता है डाइवर्सिफिकेशन का सिनर्जी एडवांटेज। सिनर्जी मतलब कंबाइन होके कनेक्ट होके काम करना। ये ना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है, ये पॉसिबल हो जाता है तुम्हारे लिए अपनी सेल्स और प्रॉफिट को इंक्रीज करना फॉर योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बाय एडिंग सुटेबली रिलेटेड और न्यू प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ लिंकेजेस इन टेक्नोलॉजी एंड और इन द मार्केट। अब तुम एक दुकान जा रहे हो जहाँ पे तुम्हें सिर्फ फ़ोन ही फ़ोन मिल रहा है, फिर वहीं तुम एक दूसरी दुकान देख रहे हो जहाँ पे फ़ोन के साथ फ़ोन का चार्जर, ईयरफोन, ईयरपॉड जो लेना है उस दुकान में हर चीज़ मिल रही है। कहाँ जाना चाहोगे? जहाँ पे उस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी मिल रही हैं। फिर ये भी हमने पढ़ा ही है। ये कुछ दो तीन तरीकों के होते हैं, कॉन्सेंट्रिक होते हैं, कॉन्ग्लोमरेट होते हैं और इनोवेशन। कॉन्सेंट्रिक कब होता है? जब प्रोडक्ट्स रिलेटेड होते हैं, जहाँ पे जो नया बिजनेस है जो डाइवर्सिफाई हो रहा है वो लिंक्ड रहेगा अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस से थ्रू प्रोसेस टेक्नोलॉजी मार्केट, थ्रू PTM। जो नया प्रोडक्ट होता है वो स्पिन ऑफ होता है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ एंड प्रोडक्ट प्रोसेस। स्पिन ऑफ, इस वर्ड को सबसे ज़्यादा हाईलाइट कर रही हूँ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कीवर्ड है, ये तो लिखना ही है अगर इस टॉपिक के बारे में कुछ लिख रहे हो तो। इससे ये समझ आता है कि कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में भी हमें सिनर्जी की बेनिफिट्स मिलती है। जो नया प्रोडक्ट होता है वो कनेक्टेड होता है एक लूप लाइक मैनर पे एट वन और मोर पॉइंट्स इन द फर्म्स एग्जिस्टिंग प्रोसेस टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट चेन। दैट इज़, हो सकता है जो कंपनी क्लॉथ्स बना रही है वो चले जाए शूज़ मैन्युफैक्चर करने की तरफ, तो ये प्रॉपर्ली डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है बट फिर भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है, इनका मार्केट तो सेम है। फिर हमने समझा था कॉन्सेंट्रिक को हम दो तरीकों से देखते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल क्या होता है? जब फर्म सेम एग्जिस्टिंग बिजनेस पे ही रहती है और वो अपनी प्रोडक्ट चेन, जो उसके प्रोडक्ट की चेन होती है उसी में आगे फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव कर रही होती है। इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है? द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन इज दैट कि फर्म वर्टिकली लिंक्ड प्रोडक्ट प्रोसेस चेन में ही रहती है। वर्टिकल मतलब क्या होता है? ऐसे रॉ मेट से तुम जो प्रोडक्ट बनाते हो उस पे आ गए, या जो प्रोडक्ट है उसके रॉ मेट की तरफ चल दिए, या इस प्रोडक्ट की ट्रेडिंग की तरफ चल दिए, या इसके यूज़ से जो नया चीज़ बनता है उसकी तरफ आ गए। और फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है? फर्म वर्टिकली सेम प्रोसेस पे रिमेन करती है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन में आप कंसर्न होते हो विद क्रिएशन ऑफ इफेक्टिव सप्लाई ऑफ इनपुट प्रोवाइडर्स। इनपुट प्रोवाइडर्स मतलब क्या? रॉ मेट। इससे क्या होगा? अभी तक आपको एक रॉ मेट 100 रुपये में मिल रहा था, खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो 60 रुपये पड़ रहा है। क्या हुआ? प्रॉफिट बढ़ी, तुम्हारा ग्रेटर कंट्रोल आया तुम्हारे प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट में, क्योंकि तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिर गया। ये एग्जाम्पल तुम्हें एज इट इज़ याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने मन से कोई अच्छा एग्जाम्पल लिखना जो इसी से सिमिलर हो। तो वही फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है? इसमें तुम फॉरवर्ड मूव करते हो इन वैल्यू चेन, एंटर करते हो बिजनेस लाइन में विथ दैट यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। अब तुम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एज अ रॉ मेट यूज़ कर रहे हो और आगे जाके कुछ काम कर रहे हो। जैसे तुम डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चले गए, अभी तक तुम बस मैन्युफैक्चर कर रहे थे, अब तुमने डिस्ट्रीब्यूशन भी स्टार्ट कर दी। कॉफ़ी बिन मैन्युफैक्चरर ने सोचा कि अब मैं कॉफ़ी कैफ़े भी खोल लूँ। और वहीं हॉरिजॉन्टल क्या होता है? तो हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन में तुम एक्विजिशन करते हो, तुम कंबाइन करते हो, तुम साथ में आते हो वन और मोर सिमिलर बिजनेस के जो ऑपरेट कर रही होती है सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन मार्केटिंग चेन में। वो हो सकता है फर्म के जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसी के कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हो, बाय प्रोडक्ट्स हो, या कॉम्पिटिटर का कोई प्रोडक्ट हो जो तुम टेक ओवर करना चाह रहे हो। देन कॉन्ग्लोमरेट में भी हमने समझा था कि यहाँ पे कोई लिंकेज नहीं होता है प्रोडक्ट मार्केट टेक्नोलॉजी का। जो नया बिजनेस होता है वो डिसजॉइंट होता है एग्जिस्टिंग बिजनेस से हर तरीके में, टोटली अनरिलेटेड होता है। यहाँ कोई कनेक्शन नहीं होता न्यू प्रोडक्ट का एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ। यहाँ पे कोई कॉमन थ्रेड नहीं होता है बिटवीन बोथ द प्रोडक्ट्स एग्जिस्टिंग एंड न्यू। एक सीमेंट मैन्युफैक्चरर चला जाता है स्टील और रबड़ प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, क्या कोई रिलेशन है? नहीं है। एक बिजनेस रिलेटेड कब होगा? जब या तो उनमें यूज़ होने वाली एसेट सेम हो, ब्रांड नेम सेम हो, उनकी मार्केटिंग स्किल सेम हो, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी सेम हो, मैन्युफैक्चरिंग स्किल सेम हो, उनका R&D सेम हो, नए प्रोडक्ट की कैपेबिलिटी जो है वो पुराने कैपेबिलिटी से सेम हो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल में कोई चेंजेस ना आ रहे हों। वहीं अनरिलेटेड कब होगा? जब तुम एक नए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की तरफ चले गए, सीमेंट से तुम स्टील की तरफ चले गए, कहीं से भी रिलेटेड हो रहा है? नहीं। नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ी, मल्टीपल प्रोडक्ट्स की तरफ फोकस हुआ,
मल्टीपल प्रोडक्ट मार्केट की तरफ फोकस कर रहे हो, डिफेंड कर रहे हो अगेंस्ट टेक ओवर बिड्स, प्रोवाइड कर रहे हो एग्जीक्यूटिव इंटरेस्ट। अच्छा, ये सब जो ऐसे बॉक्स बना बना के दिए हैं ना, इन्हें तो ज़रूर पढ़ लेना एक बार। इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन ऐसे समझाने की चीज़ नहीं है, आपको भी पता है। किसी भी प्रोडक्ट को अपग्रेड करना, उसमें एक फ़ीचर ऐड करना, उसे और अच्छा बनाना इज़ इनोवेशन। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि इनोवेशन ना एक अननेसेसरी एक्सपेंस है जिसका उतना रिटर्न नहीं मिलता जितना चाहिए। बट एक्चुअली में जितना ज़्यादा इनोवेट करोगे, बिजनेस उतना ही ग्रो करेगा तुम्हारा लॉन्ग टर्म में। आईफोन को ही देख लो, ये हेल्प करता है तुम्हें टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। तुम अपॉर्चुनिटी देखते हो एग्जिस्टिंग मार्केट में, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम क्या है सोसाइटी में, और उसके बेसिस पे तुम इनोवेट कर देते हो अपने प्रोडक्ट को। तुम यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो बाय डेवलपिंग कस्टमर सेंट्रिक सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। अगेन एग्जांपल आप लोग देख लेना। देन इससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। आप जितना इनोवेट करते हो, आप उतना सिंप्लीफाई करते हो और ऑटोमेट करते हो अपने एग्जिस्टिंग टास्क को। प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ फाइनल आउटपुट फ्रॉम अ टास्क और प्रोसेस, एंड कंपनीज आर विलिंग टू स्पेंड मिलियंस ऑन इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाओगे तभी तो सेल्स बढ़ेगी। इनोवेशन किसी भी तरीके से हो सकता है। आप अपने रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर दे रहे हो, सिंप्लीफाई कर दे रहे हो, लॉन्ग चेन ऑफ प्रोसेस को ऐड कर दे रहे हो, प्रोडक्टिविटी ऑफ टीम्स को, जिससे तुम्हारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल इनोवेट हो रहा है। गिव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इनोवेशन से तुम्हें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होती है, ये हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। जितना फास्टर इनोवेशन करोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारे कॉम्पिटिटर के लिए ये बैरियर क्रिएट करेगा। फिर एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजीज क्या होती है, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। एक्सटर्नल में हम कैसे करते हैं, मर्जर एक्विजिशन या अलायंस फॉर्म करते हैं। तो एक्सपेंशन थ्रू मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर एक्विजिशन ना बहुत इंस्टेंट मीन होता है ऑफ अचीविंग एक्सपेंशन। इंस्टेंट क्यों? तुम्हें दिमाग नहीं लगाना। तुम अभी तक ये हेल्थ इंश्योरेंस में थे, अब तुम्हें आना है ऑटो इंश्योरेंस में। अब तुम जाओगे, पेपर वर्क करोगे, 10 प्रोसेस करोगे। इससे अच्छा तुमने क्या किया, तुम हेल्थ इंश्योरेंस वाले कोई ऑटो इंश्योरेंस की कंपनी है, उसको बोले चल मर्ज करके एक कंपनी बनाते हैं और दोनों सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे तामझाम कितना हुआ, उससे तो कम ही होगा। क्योंकि तुम्हें सिर्फ पेपर वर्क नहीं करना है, तुम्हें मार्केट देखनी है, तुम्हें प्राइजेस पता करने हैं, तुम्हें कैसे कस्टमर को रीच आउट करना है, 100 चीज़ें देखनी है। इसलिए मर्जर एक्विजिशन ना सबसे इंस्टेंट मीन्स होता है, और इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग होता है। क्यों? क्योंकि ये सर्कमवेंट कर देता है टाइम, रिस्क और स्किल जो इन्वॉल्व होती है इंटरनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ खोजने में, उन्हें सीज करने पे, अपने रिक्वायर्ड बेस जो भी रिसोर्सेज हैं उन्हें मटेरियलाइज करने में। ग्रो होने के अलावा ना दूसरा रीज़न तुम्हारा एक्विजिशन मर्जर का होता है कि तुम सिनर्जी इफेक्ट को ऑब्टेन कर पाओ, गेन कर पाओ। सिनर्जी इफेक्ट मतलब एक साथ कंबाइन होकर काम करना। इसके लिए तुम एग्जांपल ले सकते हो आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड और आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड का, वो अभी मर्ज होने वाली हैं। सिनर्जी कॉम्बिनेशन तुम्हारा किसी भी तरीके का हो सकता है, फिजिकल फैसिलिटीज से, टेक्निकल मैनेजरियल स्किल से, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, R&D एंड सो ऑन। आई नो आपको सारे पॉइंट्स याद नहीं होंगे, तो जितने याद होंगे उतने याद रखना। मर्जर और एक्विजिशन ना सिंपली डिफाइंड होते हैं एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कंबाइनिंग टुगेदर। 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन जब आगे एक साथ कंबाइन होकर काम करें, हम उसे बोलेंगे मर्जर एक्विजिशन। बट उनके बीच में एक थीन लाइन ऑफ डिफरेंस होता है, पर उनका इम्पैक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन सब एकदम ही अलग होता है। मर्जर वो प्रोसेस होता है जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज एक साथ आती है और एक्सपेंड करती है अपने बिजनेस ऑपरेशंस को। इसमें जो तुम्हारी डील फाइनलाइज होती है ना, वो फ्रेंडली टर्म्स में होती है, दोनों कंपनीज चाहती है, इसलिए वो साथ में आई हैं और वो एक दूसरे से अपना प्रॉफिट शेयर करती है। यहाँ पे जनरली कंपनीज कंबाइन होती है टू इंक्रीज देयर स्ट्रेंथ एंड फाइनेंशियल गेन्स अलॉन्ग विद ब्रेकिंग ऑफ ट्रेड बैरियर्स। और वहीं एक्विजिशन में ना एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को एक्वायर करती है, उसको ओवरटेक कर जाती है और कंट्रोल करने लगती है उसके हर बिजनेस ऑपरेशन को। तब उसे हम कहते हैं एक्विजिशन। मतलब एक फाइनेंशियली स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन होगी जो ओवर पावर करेगी वीकर वन को। ये जनरली होता है ड्यूरिंग रिसेशन इन इकोनॉमी और ड्यूरिंग डिक्लाइन इन प्रॉफिट मार्जिन। तुम अपना बिजनेस क्यों बेचोगे? तुम्हें उससे पैसे ही नहीं आ रहे, तुम्हें लग रहा है ये बेच देना ही सही होगा, तो तुमने बेचा और सामने वाले ने खरीदा, मतलब उसने तुम्हारे बिजनेस को एक्वायर कर लिया।
इस प्रोसेस में जो स्ट्रॉन्गर वन होता है वो ओवर पावर कर जाता है वीकर वन को। जो कंबाइंड ऑपरेशन होती है वो रन की जाती है अंडर द नेम ऑफ पावरफुल एंटिटी, मतलब XYZ और ABC ये दोनों साथ में आके PQR फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, दोनों साथ में आके। तो दोनों के जो डायरेक्टर थे, यहाँ से X यहाँ से A, ये दोनों मिलके इसके ऑपरेशंस को कंडक्ट कर रहे हैं, इसकी प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, तो ये होगा मर्जर। वहीं XYZ और ABC है, XYZ ने ABC को खरीद लिया, उसे एक्वायर कर लिया, और बस इसी XYZ के अंडर अब ये इसके भी ऑपरेशंस रन कर रहा है, ये होता है एक्वायर एक्विजिशन। यहाँ पे जो डील होती है वो बहुत ही अनफ्रेंडली मैनर पे होती है, तुम सामने वाले का पूरा बिजनेस खरीद लेते हो, यहाँ पे फोर्स किया जाता है सामने वाले को कि तुम अपना बिजनेस मुझे दे दो। फिर मर्जर्स दो टाइप के होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल क्या होता है ये हमें ऑलरेडी पता है, बस उसे अब हम मर्जर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे यहाँ पे। और वहीं वर्टिकल भी सेम, जो वर्टिकल में भी हमने समझा था, बस यहाँ पे हम उसे देख रहे हैं मर्जर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो पॉइंट्स हाईलाइट किए जा रहे हैं ये आपको एग्जाम में लिखने हैं, मैं एग्जाम्पल्स को ऐसा सच हाईलाइट नहीं कर रही हूँ, आई होप एग्जाम्पल तो आप खुद ही पढ़ लोगे। कोजेनरिक और कोसेंट्रिक ऑलमोस्ट सेम होता है, बस नाम अलग है। कोजेनरिक मर्जर दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस जब मर्ज कर रही होती है, एसोसिएट होती है इन सम वे और अदर रिलेटेड टू PTM, क्या, प्रोसेस मार्केट टेक्नोलॉजीज। ऐसे मर्जर से हम एक्सटेंड करते हैं अपनी प्रोडक्ट लाइन को या एक्वायर करते हैं उन कंपोनेंट्स को जो काम आएगी हमें हमारे डेली ऑपरेशंस में। ये ऑफर करती है ग्रेट अपॉर्चुनिटी बिजनेस को कि वो डाइवर्सिफाई कर पाए कॉमन सेट ऑफ रिसोर्सेज की तरफ, स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स की तरफ। देन कॉन्ग्लोमरेट, अगेन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्बिनेशन जो पूरी तरह से एक दूसरे से अनरिलेटेड है, जिसके बीच में कोई लिंकेज नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है उनके बीच में। देर इज सम डिग्री ऑफ ओवरलैप इन वन और मोर ऑफ द फैक्टर्स, हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सिमिलर हो, ठीक है, बट ऐसे देखा जाए तो कॉन्ग्लोमरेट अलग से समझ आ जाएगी। एक्सपेंशन थ्रू स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस और मर्जर एक्विजिशन में डिफरेंस कैसे समझना है। स्ट्रेटेजिक अलायंस तो तुम कुछ टाइम के लिए करते हो, ये रिलेशनशिप होती है, मतलब तुम कह सकते हो कि मर्जर एक्विजिशन का मतलब ना दो लोगों ने शादी कर ली, वो प्रॉपरली हर तरीके से एक साथ आ गए एक्स, और तुम एक्सपेंशन थ्रू स्ट्रेटेजिक अलायंस को बोल सकते हो तुम्हारी ये रिलेशनशिप्स, दो लोग एक साथ तो हैं बट पता नहीं कब तक रहेंगे, इस स्ट्रेटेजिक अलायंस जो एनेबल करती है तुम्हें टू अचीव स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स जो शायद तुम अकेले में अचीव नहीं कर पाते। बट दोनों ना अपना स्टेटस जो पार्टनर्स होते हैं वो मेंटेन करके रखते हैं एज इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट एंटिटी, शेयर करते हैं बेनिफिट्स को, कंट्रोल करते हैं पार्टनरशिप को, कंटिन्यू करते रहते हैं कंट्रीब्यूशन करना अलायंस में जब तक वो अलायंस टर्मिनेट नहीं होती है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, जब तक रिलेशनशिप तुम्हारी चलेगी, तुम रिचार्ज कराओगे, तुम फूल भेजोगे, तुम चॉकलेट भेजोगे, तुम कपड़े दिलाओगे, दैट इज़ तुम कंटिन्यू करते रहोगे कंट्रीब्यूशन करना जब तक अलायंस टर्मिनेट नहीं हो जाती। ये किसी भी तरीके से हो सकते हैं, ग्लोबल मार्केट प्लेस में भी हो सकते हैं, डिफरेंट रीजन्स में भी हो सकते हैं। इसके एडवांटेज क्या होते हैं ये हमने डिटेल में डिस्कस किया ही है। ऑर्गेनाइजेशनल, ये सारी चीज़ें अब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगी कि हमने वहाँ पे जो चार्ट पढ़ा है ना वहाँ पे डिस्कस कर लिया है। रिडक्शन कॉस्ट होता है, रिस्क होता है, ग्रेटर इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर पाते हो, एडवांटेज ऑफ को स्पेशलाइजेशन मिलता है, स्ट्रेटजिक बेसिस पे कोऑपरेट करते हो इंस्टीड ऑफ कंपीटिंग, वर्टिकल इंटीग्रेशन फॉर्म कर पाते हो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, एक्सेस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी मिलती है, पॉलिटिकल बेसिस पे तुम फॉर्म करते हो ये अलायंस, क्यों, ताकि तुम्हें एंट्री मिल पाए फॉरेन मार्केट में बिकॉज ऑफ लोकल प्रेजुडाइसेस और लीगल बैरियर्स। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हुई है। इसकी ना पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है ना शेयर करना, तुम्हें हर इन्फॉर्मेशन, हर स्ट्रेटजी, हर रिसोर्स शेयर करना होता है, अपनी नॉलेज स्किल शेयर करनी होती है, जो कि हो सकता है कल को जाके तुम्हारा स्ट्रेटजिक अलायंस जब ब्रेक हो जाए ना तो वो दूसरी पार्टी तुम्हारे अगेंस्ट एज अ कॉम्पिटिशन यूज करे, ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसे बचाने के लिए तुम एग्रीमेंट्स कर सकते हो कि आगे जाके तुम हमारे इन ट्रेड सीक्रेट्स को यूज नहीं करोगे, ये हमारे ही होंगे, तुम इन्हें यूज नहीं कर सकते हो, तुम सेम हमारे जो क्या कहते हैं सप्लायर्स है, कस्टमर्स है, उनके पास जाके ऑपरेट नहीं कर सकते हो। तो ये हमने स्टेबिलिटी पढ़ ली, उसके बाद हमने एक्सपेंशन पढ़ लिया, ग्रोथ पढ़ लिया, अब हम आ रहे हैं स्ट्रेटेजिक एग्जिट्स की तरफ, दैट इज रिट्रेंचमेंट। ये कब करते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन को सब्सटेंशियली रिड्यूस करने हैं अपने स्कोप ऑफ एक्टिविटीज को। यहाँ पे या तो आप क्या करोगे, आप अटेम्प्ट करोगे, ट्राई करोगे कि आप प्रॉब्लम एरियाज को ढूंढो, उन्हें डायग्नोस करो और उन्हें सही करो।
उन्हें सॉल्व करो। रिट्रेंचमेंट एक्टिविटीज की कुछ डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन अपना पूरा ध्यान इस तरफ लगाए ना कि हम कैसे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें और उसे सॉल्व करें, तो हम उसे कहते हैं टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। मतलब प्रॉब्लम को देखना और उसे टर्न अराउंड कर देना। अभी तक उससे प्रॉब्लम हो रही थी, अब उसी से हम पैसे कमा रहे हैं। और वहीं आप अपना बिजनेस का एक पार्ट जहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है उसे सही करने के बजाय ना खत्म कर दे रहे हो, बंद कर दे रहे हो, तो उसे हम कहेंगे डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी। तो दो स्ट्रेटजी होती है, हमने देखा ही, टर्न अराउंड और डाइवेस्टमेंट। सबसे पहले असेस करो करेंट प्रॉब्लम को, एनालाइज करो सिचुएशन को, उसके बेसिस पे एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाओ, इम्प्लीमेंट करो इमरजेंसी एक्शन प्लान को, और फिर रीस्ट्रक्चर करो अपने बिजनेस को, जिससे एट लास्ट फाइनली तुम रिटर्न कर पाओगे नॉर्मल की तरफ। दैट इज अभी तक प्रॉब्लमेटिक थे, अब नॉर्मल में आ चुके हो। डाइवेस्टमेंट में पूरी तरह से सेल या लिक्विडेट कर देते हो पूरा एक पोर्शन या मेजर पार्ट ऑफ योर डिवीजन। यही स्टेप्स है जो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। टर्न अराउंड स्ट्रेटजी इंटरनली एक्सटर्नली कैसे भी हो सकता है। अगर तुम इंटरनल एफिशिएंसी इंप्रूव करने की तरफ एम्फोसाइज कर रहे हो तो वो तुम्हारी टर्न अराउंड स्ट्रेटजी होगी। जनरली एक इंसान टर्न अराउंड स्ट्रेटजी की तरफ कब जाता है? जब उसे डेंजर सिग्नल्स मिले, जब उसे पता चले कि बिजनेस में प्रॉब्लम है। ये पता कैसे चलेगा? नेगेटिव कैश फ्लो आ रहा है, कंपटीशन तुम्हारा गिरता जा रहा है, मार्केट शेयर गिर रहा है, तुम्हारी फिजिकल फैसिलिटीज गिर रही हैं, ओवर स्टाफिंग, हाई टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज, लो मोरल, मिसमैनेजमेंट। ये सारी जब खराब चीजें दिखती है तो हमें पता चलता है अरे अब तो हमें टर्न अराउंड की जरूरत है। और एक सक्सेसफुल टर्न अराउंड पाने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम असेस करेंगे कि हमारी करेंट प्रॉब्लम क्या है, क्या रीजन है, क्यों ये प्रॉब्लम हो रहा है। और जब एक बार प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाएगा तो हम फोकस करेंगे टुवर्ड्स कि कैसे इन्हें एफिशिएंटली वर्क किया जाए, इन्हें करेक्ट कैसे किया जाए। तो हमारा सेकंड स्टेप होगा कि हम सिचुएशन को एनालाइज करें और डेवलप करें स्ट्रेटेजिक प्लान। चेंजेस करने से पहले ना समझो तो सही क्या चांस है तुम्हारे बिजनेस के सरवाइव करने का। आज मुझे दिख रहा है कि मेरी बिजनेस डूब रही है, मैं चेंजेस करना चाहती हूँ, बट क्या चेंजेस करने के फायदे होंगे, बेनिफिट्स होंगे तब तो चेंज करूंगी, वरना क्यों करूँ? पता चला चेंज करने पे पैसे लगा दिए बट कल को बिजनेस ही सरवाइव नहीं कर रहा। तो चेंजेस करने से सबसे पहले आप डिटरमाइन करोगे कि क्या चांसेस है बिजनेस सर्वाइवल के। फिर आप आइडेंटिफाई करोगे अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी को और डेवलप करोगे एक प्रिलिमिनरी एक्शन प्लान, जिसके लिए आप ध्यान दोगे टुवर्ड्स योर वायबल कोर बिजनेस, एडिक्वेट ब्रिज फाइनेंसिंग अवेलेबल, ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, एनालाइज करोगे स्ट्रेंथ को, वीकनेस को। जब आपको एक बार मेजर प्रॉब्लम क्या है और अपॉर्चुनिटी क्या है ये समझ आ जाएगा ना, उसके बाद आप डेवलप करोगे स्ट्रेटेजिक प्लान। अब डेवलप हो गया तो इम्प्लीमेंट करोगे उस इमरजेंसी एक्शन प्लान को। अगर ऑर्गेनाइजेशन एकदम क्रिटिकल स्टेज में है तो अब हम एक अप्रोप्रिएट एक्शन प्लान बनाएंगे और उसे रोकेंगे, स्टॉप ब्लीडिंग एंड एनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव। मतलब तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को चोट लग गई है, उसका इतना खून बहे जा रहा है कि अगर तुरंत रोका नहीं गया तो कल को ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे आता है हमारा इम्प्लीमेंटिंग एन इमरजेंसी एक्शन प्लान का पॉइंट। ये टिपिकली क्या इंक्लूड करता है? ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल, मार्केटिंग, ऑपरेशन, एक्शंस एटसेट्रा। तुम्हें कैसे भी करके नेगेटिव कैश फ्लो से ना पॉजिटिव कैश फ्लो की तरफ आना है, जितना क्विकली तुम्हारे लिए ये पॉसिबल हो। फिर फोर्थ स्टेप होता है अब हम बिजनेस रिस्ट्रक्चर करेंगे। तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेट क्या है? सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट यही है। और यहाँ तो तुम्हारा मार्केट शेयर गिर रहा है, तुम्हें नेगेटिव कैश फ्लोज हो रही है, हर चीज बिगड़ रही है। अगर तुम्हारा कोर बिजनेस कुछ इस तरीके से डैमेज है ना कि उसे सही करना पाना पॉसिबल ना हो पाए, तो तुम्हारे लिए बहुत ही खराब बात हो सकती है, तुम्हारे लिए बहुत ही बुरी चीज हो सकती है। कैश फॉरकास्ट प्रिपेयर करो, एनालाइज करो, एसेट डेट्स को रिव्यू करो, प्रॉफिट्स को एनालाइज करो, की फंक्शनल एरियाज को। अब इस पॉइंट में ना तुम्हारा प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो सकता है। ये रिक्वायर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को टू डू सम रीपोजिशनिंग। मान लो तुम जिस मार्केट प्लेस में जाके प्रोडक्ट बेच रहे थे वो मार्केट प्लेस बना ही नहीं है उस प्रोडक्ट के बारे में, तो अब रीपोजिशनिंग करोगे, तुम दूसरी जगह बेचोगे उस प्रोडक्ट को। कोर प्रोडक्ट्स को ना बहुत बार नेग्लेक्ट कर दिया जाता है एक टाइम के साथ, तो उसके इमीडिएट एक्शन की जरूरत पड़ती है टू रिमेन कॉम्पिटिटिव। इसी तरह हम अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करेंगे और फाइनली ये सारे स्टेप्स फॉलो करके हम आ जाएंगे लास्ट स्टेप की तरफ, रिटर्निंग टू नॉर्मल। फाइनल स्टेज होता है टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी का, जहाँ पे तुम नॉर्मल में आ जाते हो। दैट इज तुम्हें साइंस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी दिखने लगती है, तुम्हें आरओआई मिलता है, तुम्हारी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ जाती है। अब तुम केयरफुली नए प्रोडक्ट्स ऐड करने लगते हो, इंप्रूव करने लगे हो, कस्टमर सर्विस को क्रिएट करने लगे हो और अलायंस विद अनदर ऑर्गेनाइजेशन, जिससे तुम्हारा मार्केट शेयर भी इंक्रीज हो रहा है।
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी का? तुम टॉप मैनेजमेंट ही चेंज करोगे क्यों? यही तो स्ट्रेटेजी बनाती है, और बिजनेस लॉस में जा रहा है मतलब ये गंदी स्ट्रेटेजी बना रही है। तुम अपने बिजनेस की क्रेडिबिलिटी को देखोगे, न्यूट्रलाइज करोगे एक्सटर्नल प्रेशर को, आइडेंटिफाई करोगे क्विक पे ऑफ एक्टिविटीज, क्विक कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट को तुरंत से तुरंत रिड्यूस कैसे करें, रेवेन्यू कैसे जनरेट करें, एसेट कैसे लिक्विडेट करें, बेटर इंटरनल कोऑर्डिनेशन कैसे बना के रखें। देन अब जब टर्न अराउंड वर्क नहीं करता ना, तो हम जाते हैं टूवर्ड्स डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट क्या होता है? तुम सेल या लिक्विडेट कर देते हो एक पोर्शन या मेजर पोर्शन ऑफ योर बिजनेस। ये यूजुअली रिहेबिलिटेशन या रिस्ट्रक्चरिंग प्लान होता है, पार्ट होता है उस प्लान का। और ये तब अडॉप्ट किया जाता है जब टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी वर्क ना करे, सक्सेसफुल ना हो। पहले तुम ऑब्वियस की बात है प्रॉब्लम एरिया को सुधारने की कोशिश करोगे, नहीं सुधरेगा तो ही छोड़ोगे ना, या डायरेक्ट छोड़ दोगे? जब कभी टीवी का रिमोट नहीं चलता है तो उसे एक दो बार मार के इधर उधर ठोक ठाक के पकड़ के देखते हो चल रहा है नहीं चल रहा है, उसके बाद तो उसे उठा के फेंकोगे ना डायरेक्ट, अरे नहीं चल रहा फेंक दो, ऐसे तो नहीं करते। तो बस यही होता है डाइवेस्टमेंट। टर्न अराउंड जब काम नहीं करता तो हम जाते हैं टूवर्ड्स डाइवेस्टमेंट। बट हाँ, आप ये इग्नोर कर सकते हो टर्न अराउंड को जब ये बहुत ऑब्वियस हो कि डाइवेस्ट करना है। अब रिमोट गिर के हाथ से पूरा चूरा चूरा हो गया, अब बोल रहे हो नहीं नहीं हम इसे चिपका के यूज़ करेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। अब जब दिख रहा है कि ये ऑब्वियस है यहाँ पे टर्न अराउंड नहीं हो सकता, तो डायरेक्ट डाइवेस्ट करना है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आप डाइवेस्ट करने जाओ। अब इसमें दैट हैड बिन एक्वायर्ड प्रूव्स टू बी मिसमैच, ये बहुत ज़्यादा मिसमैच दिख रहा है, कोई इंटीग्रेशन नहीं दिख रही है तुम्हें, दिख रहा है क्लियरली कि ये बिजनेस एकदम बेकार जा रहा है, तुम्हारे बाकी बिजनेस के साथ सही नहीं जा रहा है। तुम्हें परसिस्टेंट कैश फ्लो तो हो रही है, नेगेटिव कैश फ्लो, बट एक पर्टिकुलर बिजनेस से हो रही है जो तुम्हें फाइनेंशियली प्रॉब्लम क्रिएट करके दे रहा है पूरी कंपनी को। तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे सिवियरिटी ऑफ कंपटीशन और इनएबिलिटी है हमारे फर्म की, हम कोप अप नहीं कर सकते, दैट इज़ मार्केट में थ्रेड भी है और हम भी वीक हैं, तो हम इससे हट ही जाते हैं। कभी कभी होता है ना, किसी बिजनेस को रन करने के लिए जिस लेवल की तुम्हें टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन चाहिए होती है ना, वो तुम्हारे लिए पॉसिबल ही नहीं होता करना, तो वहाँ पे सबसे प्रेफर्ड होता है डाइवेस्ट करना। मान लो डाइवेस्ट करने पे तुम्हें ना 1 करोड़ का लॉस हो रहा है और वहीं टेक्नोलॉजी लगाने के लिए तुम्हें 10 करोड़ लगाने पड़ेंगे, तो अब क्या किसकी तरफ जाओगे? डाइवेस्टमेंट की तरफ। एक बेटर अल्टरनेटिव होता है ये इन्वेस्टमेंट का, वही जो हमने अभी ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा, सेम चीज़ लिख दी है यहाँ पे। करेक्टरिस्टिक क्या होती है डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की? यहाँ पे तुम किसी एक पार्ट ऑफ बिजनेस को ना पूरी तरह से सेल आउट कर देते हो, ये व्यू किया जाता है एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी विदाउट एनी स्टिग्मा अटैच्ड। फिर इसके पीछे मेजर रीजन, मैनेजमेंट का मन नहीं है कि हम कंटिन्यू करें पर्टिकुलर बिजनेस के साथ, तो हम उसे बंद कर देंगे। अब मैनेजमेंट कंटिन्यू ही नहीं करना चाहती तो क्यों रखेगी, बंद कर देगी। मैनेजमेंट को ये क्लियरली दिख रहा है कि ये वायबल नहीं होगा कि हम उसे रन करें, उसे डाइवेस्ट करना ही हमारे लिए ज़्यादा सही होगा, उसे लिक्विडेट कर देना ही ज़्यादा सही होगा, क्योंकि ये बहुत ही अनप्रॉफिटेबल हो रहा है, तो वो डाइवेस्ट कर देंगे। सिंपली तुम सोचो मेन रीज़न क्या है कि तुम रिट्रेंचमेंट या टर्न अराउंड स्ट्रेटजी फॉलो करो। तुम्हें लॉस हो रहे हैं तो तुम्हें लग रहा है नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता नहीं कर सकती, या तुम्हारा मन ही नहीं हो रहा है ये काम करने का, या वही अगेन मिसमैच हो रहा है एक बहुत ही ज़्यादा, परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो आ रहा है। ये परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो का पॉइंट ना बहुत ही इंपॉर्टेंट, मान लो ये हर जगह रिपीट हो रहा है, एक पॉइंट याद हुआ तो तुम्हें 3 जगह काम आ गया। कंपटीशन की सिवियरिटी बहुत ज़्यादा है और फर्म की इनेबिलिटी है, वो उससे कोप अप नहीं कर सकती, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, एक बेटर अल्टरनेटिव अवेलेबल है शायद फॉर इन्वेस्टमेंट, कॉजिंग अ फर्म टू डाइवर्स्ट अ पार्ट ऑफ इट्स अनप्रॉफिटेबल बिजनेस। बेटर अल्टरनेटिव क्या हुआ? तुम लिक्विडेट कर रहे हो तो 1 करोड़ जा रहा है, और वहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 10 करोड़ जा रहे हैं। अगेन ये बॉक्स पढ़ना है आपको। देखो हमारे पास ना बहुत सारे सेट ऑफ मॉडल्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं टू डिसाइड कि हमें कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, कौन सी स्ट्रेटजी हमें अडॉप्ट करनी है। तो प्राइमरीली क्या होता है, तुम कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करते हो, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हो, मल्टी प्रोडक्ट की, मल्टी बिजनेस फर्म्स की, बट ये जनरली लेस डाइवर्सिफाइड फर्म्स के लिए यूज़ होता है। सो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे समझें कि हमारी मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स कैसी है। एनसॉफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स, प्रोडक्ट और मार्केट जो हमने चूज़ किया है वो कितना सही है, कितना अच्छा है। ये एक यूज़फुल टूल होता है जो हेल्प करता है एक बिजनेस को टू डिसाइड कि प्रोडक्ट मार्केट जो भी उसने चूज़ किए हैं वो कितने सही हैं। और ये कैसे करता है, तो विद द यूज़ ऑफ दिस मैट्रिक्स अ बिजनेस कैन गेट अ फेयर आइडिया अबाउट हाउ इट्स ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन मार्केट, उसका ग्रोथ कैसे डिपेंड करता है मार्केट में एग्जिस्टिंग या न्यू प्रोडक्ट पे,
या बोथ न्यू मार्केट पे। कंपनीज को हमेशा ना फ्यूचर देखना होता है, वो फ्यूचर की तरफ ध्यान देते हैं, और इसके लिए सबसे यूजफुल डिवाइस होता है तुम्हारा प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रेड। ये क्या होता है, तो ये एक पोर्टफोलियो प्लानिंग टूल होता है फॉर आइडेंटिफाइंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फॉर द कंपनी। अब ये क्या होता है ये देखते हैं। एनसॉफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स जो अभी हम पढ़ के हैं ना, वही है। एग्जिस्टिंग मार्केट, न्यू मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट। तो बताओ, एग्जिस्टिंग मार्केट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की तरफ हो, हमें पता है क्या होता है ये मार्केट पेनिट्रेशन। वही न्यू मार्केट है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है तो मार्केट डेवलपमेंट। वही न्यू मार्केट है, न्यू प्रोडक्ट है, डाइवर्सिफिकेशन। एग्जिस्टिंग मार्केट है, न्यू प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस करा था। मार्केट पेनिट्रेशन क्या होती है हमें पता है अच्छे से, हमने देखा है, अभी इसे पढ़ा भी है हमने अच्छी तरीके से। ये किस तरीके से होता है इसमें अभी अब हमें समझने के लिए कुछ नहीं है, बस जो तुम्हारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम वो टिक करते हैं। और ये भी तुम पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक जो अभी ऊपर तुमने पढ़ा है उससे सिमिलर ही है। डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है, न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट। ये बहुत ज़्यादा रिस्की होती है, क्यों? क्योंकि तुम पूरी तरह मार्केट भी नया चूज़ कर रहे होते हो, प्रोडक्ट भी नया चूज़ कर रहे होते हो। अभी तक लग्जरी प्रोडक्ट्स बेचते थे, अब अचानक से कैजुअल प्रोडक्ट्स की तरफ आ गए। एडीएल मैट्रिक्स और थर्ड ई लिटिल के द्वारा दिया गया एडीएल मैट्रिक्स, ये एक पोर्टफोलियो एनालिसिस टेक्निक है जो बेस्ड है ऑन पीएलसी। ये 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स फॉर्म करता है जिससे तुम्हें कुछ पर्टिकुलर चीज़ें पता चलती हैं, और वो क्या होती है ये अभी हम देखेंगे। ये एडीएल मैट्रिक्स ये कहता है ना कि हम अपने प्रोडक्ट्स को, अपने एसबीओस को कैटेगराइज कर सकते हैं कुछ 5 कॉम्पिटिटिव पोजीशन के बेसिस पे। और वो 5 क्या होते हैं, 5 टाइप्स: डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टेनेबल, वीक। अब नॉर्मली इसे पढ़ो। डोमिनेंट मतलब एक ऐसी फर्म जो दूसरी फर्म को डोमिनेट कर पाए। स्ट्रॉन्ग जो डोमिनेट तो नहीं कर रही है बट फिर भी उसके सामने स्ट्रॉन्ग है, उसे टक्कर की कंपटीशन दे रही है। फेवरेबल कंडीशन एक ऐसी फर्म जो फेवरेबल कंडीशन पे चल रही है। टेनेबल फेवरेबल तो नहीं है, बस जैसे तैसे चल रही है, लॉस में नहीं है, ना ही प्रॉफिट में, ब्रेक इवन में, समझो वीक, लॉस में है। चलो ये क्या होता है एक बार इसे डिस्कस करते हैं। डोमिनेंट में ना तुम चारों स्टेजेस, 4 स्टेज के हैं हमारे। इंट्रोडक्शन सबसे पहला स्टेज होता है इंट्रोडक्शन, जिसे हम एम्ब्रॉयनिक भी बोलते हैं। फिर ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस चैप्टर में, तो इसे अभी हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बस इतना समझो, जो एडीएल मैट्रिक्स है ना वो ये कहता है कि जो डोमिनेंट होगा वो चारों स्टेजेस में स्ट्रॉन्ग होगा। दैट इज़ कि जब वो इंट्रोडक्शन स्टेज में होगा ना तो वो बहुत फास्ट ग्रो कर रहा होगा, बैरियर्स बिल्ड कर रहा होगा, ऑफेंसिवली एक्ट कर रहा होगा। ग्रोथ स्टेज में वो फास्ट ग्रो करेगा, अटेंड करेगा, कॉस्ट लीडरशिप रिन्यू करेगा, डिफेंड कर पाएगा पोजीशन को, एक्ट कर पाएगा ऑफेंसिवली। मैच्योर स्टेज में आके वो डिफेंड करेगा पोजीशन अगेन। सी हर जगह ये पोजीशन डिफेंड कर पा रहा है, कॉस्ट लीडरशिप बनाए रख पा रहा है, रिन्यू कर पा रहा है, एक फास्ट ग्रो अचीव कर पा रहा है, एक्ट कर पा रहा है ऑफेंसिवली। जब डिक्लाइन भी हो रही होगी ना, एजिंग हो रही होगी, तब भी ये पोजीशन को डिफेंड करता रहेगा, कहीं ना कहीं रिन्यू करता रहेगा, फोकस करेगा, कंसिडर करेगा विड्रॉल की तरफ। दैट इज़ ये टाइम टू टाइम ना हर चीज़ सही करेगा। वहीं जो स्ट्रांग होगा वो 3 स्टेजेस तक अच्छे से जाएगा। यहाँ डिफ्रेंशिएट और फास्ट ग्रो कर पाएगा, डिफ्रेंशिएट लोअर कॉस्ट, अटैक स्मॉल फर्म्स। स्ट्रॉन्ग है तो छोटी छोटी फर्म्स को अटैक करेगा, लोअर कॉस्ट की तरफ जाएगा, फोकस करेगा, डिफ्रेंशिएट करेगा, ग्रो करेगा इंडस्ट्री के साथ साथ। फेवरेबल जो होगा वो 2 स्टेज तक सही जाएगा। इसे बस ऐसे सीढ़ी की तरह देखो, सबसे पहला डोमिनेंट है, हर जगह सही है। स्ट्रॉन्ग उसके बाद 3 जगह सही है, फेवरेबल फिर अगली 2 जगह सही है, टेनेबल सिर्फ इंट्रोडक्शन स्टेज में सही है, और जो वीक है वो तो वीक है, वो कहीं भी सही नहीं है। तो ये एडीएल मैट्रिक्स क्या कहता है कि हम हमारे एसबीयू के प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटिव पोजीशन को 5 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं: डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टेनेबल एंड वीक। और अभी ऊपर देख के हमें समझ आया ये कि डोमिनेंट बहुत ही रेयर पोजीशन है जो बहुत ईजिली हर किसी को नहीं मिलती, और जिसको मिल गई वो मोनोपोली बना के चलता है।
फिर स्ट्रॉन्ग एक कंसिडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, पूरी तरह से तुम डोमिनेंट नहीं होते हो, अच्छे नहीं होते हो, बट कहीं ना कहीं छोटी फर्म्स के आगे तुम स्ट्रॉन्ग होते हो। फेवरेबल, ये पोजीशन जनरली आती है तुम्हारे पास जब इंडस्ट्री फ्रेगमेंटेड हो, कोई कॉम्पिटिटर सामने ना हो, मतलब फेवरेबल कंडीशन है, ठीक है चल रहा है काम। बट आगे कंपटीशन आया तो तुम डूब जाओगे। कंपटीशन कब आता है? मैच्योरिटी स्टेज में, इसलिए ये मैच्योरिटी स्टेज तक पहुँचते तक में डूब जाते हैं। टेनेबल, इंट्रोड्यूस तो अच्छी तरह से कर पाओगे प्रोडक्ट, लेकिन तुम ग्रोथ तक भी नहीं जा पाओगे। वीक, तुम तो कुछ ही नहीं कर पाओगे। देन कम्स योर BCG मैट्रिक्स। ये बहुत सिंपल वे होता है, सबसे सिंपल वे टू पोर्ट्रे अ कॉरपोरेशन पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये जनरली जाना जाता है अपने काऊ डॉग मेटाफॉर्स के लिए जो प्रॉपरली यूज़ किए जाते हैं। अपने ये BCG अप्रोच का यूज़ करके ना कंपनी क्लासीफाई करती है अपने बिजनेस को 2 डायमेंशनल ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स के बेसिस पे, जिसमें जो वर्टिकल एक्सिस होता है वो मार्केट ग्रोथ रेट बताता है और जो हॉरिजॉन्टल होता है वो रिलेटिव मार्केट शेयर बताता है। चलो देखें। मार्केट ग्रोथ रेट, ग्रोथ लो है, ग्रोथ बहुत हाई है। देन मार्केट शेयर हाई है, लो है। देखो यहाँ से हाई से लो की तरफ जा रहे हो, यहाँ से भी हाई से लो की तरफ जा रहे हो। तुम्हारी ग्रोथ रेट भी हाई है और तुम्हारा मार्केट शेयर भी हाई है, दोनों चीज़ सबसे बेस्ट चल रहा है। तो ये जो तुम्हारा तुम्हारा मान लो ABC लिमिटेड है, ठीक है, तुम्हारे पास 4 बिजनेसेस है, ABCD, ऐसे 4 बिजनेसेस है तुम्हारे पास। तो ये A है ना, ये ऐसा है कि इसकी मार्केट शेयर भी बहुत अच्छी है, ग्रोथ रेट भी बहुत अच्छी है, तो ये तुम्हारे बिजनेस का स्टार कहलाएगा। वहीं कुछ ऐसा है, ग्रोथ रेट अच्छी है बट फिर भी मार्केट शेयर बहुत लो है, मार्केट शेयर बढ़ ही नहीं रहा है, ग्रोथ रेट बढ़े जा रही है और मार्केट शेयर तो उतनी की उतनी है या गिरे जा रही है। मतलब क्वेश्चन मार्क, समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। मार्केट शेयर भी लो है, ग्रोथ रेट भी लो है, ये कैश काऊ है, बेचो इसे और कैश लाओ इससे। सॉरी, ये तुम्हारे लिए जो हमने नोट्स चार्ट्स बनाए हैं ये सब आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी फर्दर कोई भी डाउट है आप यहाँ कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, हमारे चैनल पे भी आके पूछ सकते हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।